गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे, बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है माघ अनुसूची तथा माघ वक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन हमारा जो है डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत चल रहा है। हम लोग माघ विश्लेषण पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे माघ अनुसूची के बारे में। माघ अनुसूची या डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माघ अनुसूची को कई नामों से जानते हैं। माघ अनुसूची को हम माघ सारणी, माघ सारणी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको हम माघ तालिका, माघ तालिका के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम माघ सूची के नाम से जानते हैं। तो ये माघ अनुसूची के डिफरेंट जो है इसके नेम हैं। आप माघ अनुसूची शब्द बोलिए, चाहे माघ सारणी बोलिए, चाहे माघ तालिका बोलिए, चाहे माघ सूची बोलिए, सबका मतलब एक ही होगा। इंग्लिश डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर डिमांड शेड्यूल को ही हम, ये सारे शब्द जो है इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। हिंदी में आप माघ अनुसूची बोलिए, माघ सारणी बोलिए, माघ तालिका बोलिए या माघ सूची बोलिए, ठीक है। अब माघ अनुसूची क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएं। तो माघ अनुसूची किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई मात्रा की एक सूची होती है। अर्थात माघ अनुसूची क्या है? वह एक सूची है, एक तालिका है, एक सारणी है, जिसमें किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी कितनी मात्रा मांगी जा रही है, उसकी एक सूची। उसी को हम क्या कहते हैं? माघ सूची या माघ अनुसूची कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो यहां पर देखिए, यदि हम ऐसी अनुसूची बना लें, एक हम अनुसूची बना लें, टेबल बना लें, सारणी बना लें। कैसी सारणी बना लें? जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए, जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि क्या प्रदर्शित किया जाए? किसी समय विशेष पर, समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर, टाइम को ध्यान में रखा गया है, बाजार में विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा, कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है। यदि ऐसी कोई अनुसूची हो जिसमें किसी टाइम विशेष में, किसी समय विशेष में बाजार में वस्तुओं के विभिन्न कीमतों पर, वस्तु के विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी उस वस्तु की मात्रा जो है मांगी जा रही है, उसकी शेड्यूल, उसकी अनुसूची ही क्या कहलाती है? माघ अनुसूची कहलाती है। यहां पर हम किसी एक वस्तु की ही बात करेंगे, ठीक है, एक वस्तु की बात करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक वस्तु की ही विभिन्न मात्राओं को, एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करने वाली जो अनुसूची है, उसी को क्या कहते हैं? माघ अनुसूची कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यही मार्कर ही है,
अब ये वस्तु है, इसकी कीमतों में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो अलग अलग कीमत पर, जिसकी कीमत को हम बढ़ा कर देखें, फिर घटा कर देखें, कम कीमत पर, अधिक कीमत पर, अलग अलग कीमतों पर इसको हम देखें, तो व्यक्ति के द्वारा उसकी मात्राओं में क्या करता है, अलग अलग व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग ढंग से उसकी मात्राओं को जो है क्या करता है, डिमांड करता है, मांग करता है। तो उसी की जो सूची होती है, उसी की जो सारणी होती है, टेबल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मांग अनुसूची कहते हैं। क्लियर हो गया मांग अनुसूची क्या है? अब मैं आपको बता दूं कि जो मांग अनुसूची होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। मांग अनुसूची कितने प्रकार का होता है, यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो मांग अनुसूची जो है ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं इसके? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और एक होता है बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, तो 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हिंदी में व्यक्तिगत मांग अनुसूची। ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसको हम हिंदी में बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। ये मांग अनुसूची के 2 प्रकार यहां पर मैंने आपको बताया। आइए अब हम लोग जो है मांग अनुसूची के प्रत्येक प्रकार अर्थात व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची दोनों के बारे में अलग अलग इसको जो है अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम अलग अलग इसको समझें कि ये अनुसूची क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होता है। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, यहां पर हम आपको बताएं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी समय विशेष में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, तीसरा पॉइंट है विभिन्न कीमतों पर मांगी गई, विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मांग की मात्राओं, मांगी गई जो मात्रा है मांग की जो अनुसूची होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। यहां पे महत्वपूर्ण बातें क्या है? किसी टाइम विशेष की बात की जाती है, मांग में समय का महत्व है। किसी वस्तु की बात की जाती है, मतलब यहां पर भी एक वस्तु की बात की जाती है। विभिन्न कीमतों पर, यानी एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, कम कीमत ज्यादा कीमत, है ना, अलग अलग कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा। चूंकि क्या है, ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल मांग अनुसूची है, इसलिए यहां पर जो उपभोक्ता होगा या व्यक्ति होगा कितना होगा, उसकी संख्या 1 होगी। ठीक ना, यहां पर हम व्यक्तिगत बात की जा रही है, एक उपभोक्ता की बात की जा रही है, इसलिए एक उपभोक्ता द्वारा, है ना, कितनी मात्रा मांगी जा रही है,
विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु की कितनी मांग की जा रही है अलग अलग कीमतों पर, है ना। जैसे 10 रुपए है तो क्या उसकी मांग होगी, 5 रुपए है तो क्या मांग होगी, 15 रुपए है तो क्या मांग होगी, अलग अलग कीमतों पर एक ही व्यक्ति के द्वारा जो उसकी जो है अलग अलग जो मात्रा होती है, इसकी एक सूची अनुसूची क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। बात क्लियर हो गया। व्यक्तिगत मांग अनुसूची को हम एक कल्पित उदाहरण के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा हम एक कल्पित आंकड़े लेंगे और उसके द्वारा भी हम इसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक ना। कल्पित आंकड़ों के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, ठीक है। अब कोई उपभोक्ता है और उस उपभोक्ता के द्वारा, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं, अब एक उपभोक्ता है उसका आप नामकरण कर सकते हैं। क्या है उसका नाम, आप नामकरण कर सकते हैं या फिर बिना नाम के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति के नाम से लिखिए, चाहे राम, श्याम, मोहन के नाम से लिखिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, राम, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एक उपभोक्ता है जिसका नाम क्या है, राम, ठीक है, जो हम यहाँ पे आंकड़े लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम एक वस्तु भी लेंगे, तो जो वस्तु हम लेंगे उसका भी नामकरण कर सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। मान लीजिए जो हम वस्तु ले रहे हैं उसका नाम क्या है, सेब है, एप्पल है, तो एप्पल हम ले रहे हैं और हम राम द्वारा जो है एप्पल की क्या करेंगे, कितनी जो है मांग अलग अलग कीमतों पर की जा रही है, उसकी एक हम कल्पित आंकड़े यहाँ पे लेंगे और इसके द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सेब की कीमत यहाँ पर ले सकते हैं आप, सेब की कीमत जो लेंगे वो कैसे लेंगे, प्रति किलोग्राम के आधार पर, प्रति किलोग्राम, वो भी किसमें, रुपए में, है ना। जो कीमत हमारी होगी सेब की कीमत वो क्या होगी, रुपए में होगी। रेट क्या है, प्रति किलोग्राम का, यहाँ पे जो भी रेट लिखा जाएगा, कीमत लिखा जाएगा, वो प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का यहाँ पर रेट लिखा जाएगा, प्रत्येक 1 किलोग्राम का रेट यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरे वाले में हम क्या लेंगे, दूसरे वाले में हम लेंगे कि राम के द्वारा जो है जो सेब है उसकी कितनी मात्रा मांग की गई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राम की सेब की मांग, राम की सेब की मांग लिखिए, चाहे राम द्वारा सेब की मांग, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो मांग होगा वो मांग की जो मात्रा है किसमें होगा, तो मात्रा है, मांग है, मात्रा के रूप में है तो किसमें होगा, उसको हम यहाँ पे चूंकि प्रति किलोग्राम रेट है तो 1 किलोग्राम में हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट होगा किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, अर्थात किलोग्राम होगा, ठीक। ये हमारी जो है हमने दो इसमें कॉलम बना दिया, एक तरफ जो है हमने क्या लिखा, वस्तु की कीमत, और एक तरफ जो है वस्तु की मांग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कल्पित आंकड़े लेंगे और कल्पित आंकड़ों के द्वारा जो है यहाँ पर इसको लिखने का, बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने विभिन्न कीमतें लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना मर्जी उतना ले लीजिए। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर 5, मान लीजिए 5 तरह की कीमतें यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। और इन कीमतों के द्वारा जो है यहाँ पे मांग की मात्रा को भी लिखेंगे, किलोग्राम में, किग्राम में कर दीजिए इसको, ठीक। अब देखिए जैसे हम यहाँ कुछ आंकड़े लिखेंगे, 10, 8, 6, 4, 2, ये क्या है, ये हमने कुछ कल्पित आंकड़े लिए हैं, ठीक है, इसको हमने कल्पना करके लिखा है। और यहाँ पर जो है आप आंकड़े बदल के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्या, हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे 4, 6, 10, 14, 20, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पर भी ये भी जो हमने आंकड़े लिए हैं ये भी क्या है, ये भी कल्पित हमारे आंकड़े हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस माघ अनुसूची में आप देखिए, इस व्यक्तिगत माघ अनुसूची में देखिए आप, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा, राम के द्वारा एक वस्तु सेब की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर, देखिए आप 10 रुपये जब इसकी कीमत है सेब की, तो कितना ले रहा है वो सेब, 4 किलोग्राम ले रहा है। 8 रुपये तो कितना सेब ले रहा है, सेब की मांग बढ़ा दे रहा है, 6 किलोग्राम कर दे रहा है। यहाँ पर रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, है ना, रेट और कम हो गया, 6 हो गया, तो इसकी मांग भी क्या हो गई, 6 से 10 हो गई, यानी मांग क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कीमतें यहाँ पे कम हो रही हैं, तो मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ 6 से 4 रुपये घट के हो गया, तो मार्क भी 10 से बढ़कर कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 से जो है घटकर ये कीमतें 2 हो गई, तो मार्क कितना हो गया, 14 से लेकर 20 तक हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे कीमतें कम हो रही हैं, मार्क भी क्या हो रहा है, मार्क कम नहीं हो रहा बल्कि मार्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये आप देख रहे हैं, इस संबंध को भी आप देख रहे हैं, इसमें विपरीत संबंध को भी दिखा रहा है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये माघ अनुसूची क्या हमको दिखाता है, व्यक्तिगत माघ अनुसूची। ये व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति के बारे में एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पे देख रहे हैं आप, अलग अलग कीमतों पर, है ना, विभिन्न मात्राओं की मांगी गई विभिन्न मात्राओं को क्या है, मात्राओं की एक क्या है, सूची है, जिसमें कीमत भी है और उसके आधार पर उसकी मांग भी है। इसकी एक क्या है, सूची है या अनुसूची है, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत माघ अनुसूची कहते हैं। क्लियर हो गया व्यक्तिगत माघ अनुसूची क्या होता है। और इसमें संबंध मैंने आपको क्या होता है कि ये दोनों में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि माघ का नियम मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कीमत और माघ में जो है कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कीमतें बढ़ती हैं तो माघ घटता है, कीमतें घटती हैं तो माघ बढ़ता है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, कीमतें घट रही हैं तो माघ, कीमत और माघ में कैसा संबंध होगा, उल्टा ही होगा, विपरीत ही होगा। तो कीमतें घट रही हैं तो माघ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर मेन बात क्या है, मैंने आपको बताया कि दोनों में जो है, दोनों की विभिन्न विभिन्न मात्राओं की जो है आप देख रहे हैं, एक ही वस्तु की विभिन्न मात्राओं की क्या है, ये विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं की एक अनुसूची है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत माघ अनुसूची कहते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने आपको व्यक्तिगत माघ अनुसूची के बारे में बताया, वैसे ही इसका दूसरा प्रकार होता है जिसको बोलते हैं बाजार माघ अनुसूची। तो आइए हम इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग अब व्यक्तिगत माघ अनुसूची की व्यक्तिगत माघ अनुसूची हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग माघ अनुसूची की दूसरा जो प्रकार है जिसका नाम क्या है, बाजार माघ अनुसूची। आइए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। बाजार माघ अनुसूची क्या होती है। देखिए व्यक्तिगत माघ अनुसूची में क्या था, वहाँ पर भी कीमत और वस्तु की मात्रा की एक अनुसूची होती थी। यहाँ पर भी ये भी माघ अनुसूची है एक प्रकार से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वस्तु और वस्तु की मात्रा या माघ और उसकी कीमत के बीच क्या होगी, उसकी एक अनुसूची होगी। लेकिन वहाँ पे क्या था, वो व्यक्तिगत स्तर पर था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये समूचे बाजार के माघ को बताता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाजार माघ अनुसूची। इसमें व्यक्तिगत जो है माघ की बात नहीं की जाती, पूरे मार्केट के माघ की बात की जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाजार माघ अनुसूची कहते हैं। ठीक है। आइए इसको यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है बाजार माघ अनुसूची। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी समय विशेष में, टाइम इज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टाइम को जो है ध्यान में रखा गया है। किसी समय विशेष में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समूचे बाजार मतलब पूरे बाजार की मांग। समूचे बाजार की मांग का मतलब क्या हुआ कि पूरे मार्केट, होल मार्केट का जो डिमांड है ना। अब समूचे बाजार में क्या आते हैं, बाजार में कौन आता है, मांग कौन करता है, उपभोक्ता करते हैं, कंज्यूमर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी उपभोक्ता आ जाएंगे। समूचे बाजार मतलब क्या हो गए, सभी उपभोक्ता, सभी उपभोक्ताओं द्वारा
है ना, जो मांग की जाती है ना, तो इसी को बताने वाली अनुसूची जो है क्या कहलाती है, बाजार अनुसूची कहलाती है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगी बात। एक ही वस्तु की बात यहाँ पर भी की जा रही है, भले ही ये क्या है, बाजार मांग अनुसूची है, लेकिन यहाँ पर भी हम कितने वस्तु की बात करेंगे, एक वस्तु की बात करेंगे, ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक ना। वहां पर भी क्या था, व्यक्तिगत मांग अनुसूची में भी एक ही वस्तु की बात की जाती थी, यहाँ पर भी हम एक ही वस्तु की बात करेंगे, ठीक ना, एक ही वस्तु की हम मात्राओं की बात करेंगे, मांग की बात करेंगे, ठीक है। और एक ही वस्तु यानी किसी वस्तु मतलब वस्तु विशेष की बात की जा रही है, किसी एक वस्तु की जो है विभिन्न कीमतों पर, इसी वस्तु की, जैसे ये मैंने आपको बताया, इसी की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर समूचे बाजार की मांग, यानी सभी उपभोक्ताओं की मांग को बताने वाली जो अनुसूची होती है, इसी को हम कहते हैं मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। यहां पर समझने योग्य बात क्या है, समझने योग्य बात यह है कि दोनों में पहले अंतर के रूप में समझिए, समझ में आ जाएगी बात। वहां पे क्या था, वहां पर भी ये बातें थी, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं पर, किसी समय विशेष में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, यहां तक सेम है। वहां पे क्या था, किसी एक उपभोक्ता की, वहां पर किसी एक उपभोक्ता द्वारा जो मांगी गई मात्रा थी, है ना, उसकी जो अनुसूची होती थी वो व्यक्तिगत होता था। यहाँ पर एक उपभोक्ता की नहीं बल्कि सभी उपभोक्ताओं का, क्योंकि समूचे बाजार की मांग की बात की जा रही है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं की जो मांग होती है ना, उसको बताने वाली जो अनुसूची है उसको हम क्या कहेंगे, बाजार मांग अनुसूची करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बाजार मांग अनुसूची पड़ा है, ठीक है। आइए इसको हम जो है बाजार मांग अनुसूची को भी हम एक कल्पित आंकड़ों के द्वारा जो है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू, सारणी के थ्रू, तालिका के थ्रू जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई है, शेड्यूल बनाई है। इस शेड्यूल में देखिए कि चूंकि ये बाजार मांग अनुसूची है, इसलिए देखिए हमने एक वस्तु की बात की जाती है, इसलिए एक ही वस्तु हमने लिया, सेब। देख रहे हैं आप, केवल एक वस्तु है सेब। सेब की कीमत, एक ही वस्तु की विभिन्न कीमतों की बात की जाती है, इसलिए सेब की कीमतों को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें अलग अलग कीमतों को लिखेंगे, ठीक ना। अब इन कीमतों पर सेब की क्या मांग की जाती है, पूरे बाजार, समूचे बाजार में क्या मांग की जाती है, पूरे बाजार में क्या होंगे, बहुत सारे उपभोक्ता होंगे, तो बहुत सारे उपभोक्ताओं की अलग अलग मांग की जो अनुसूची होगी, शेड्यूल होगी, वही होती है बाजार मांग अनुसूची। अब हम यहाँ पे, चूंकि ब्लैक बोर्ड पे हम बहुत सारे उपभोक्ताओं के मांग को जो है दर्शाने में थोड़ा दिक्कत होगी हमको, है ना, नहीं दर्शा सकते, तो समझने के लिए क्या है, बाजार मांग अनुसूची है, जिसका मतलब है कि व्यक्तिगत में एक उपभोक्ता होता है, इसका मतलब बाजार की बात की जाएगी तो एक से अधिक उपभोक्ता होगा। तो यहाँ पर हम जो है बाजार के रूप में, बाजार मांग अनुसूची के रूप में हम यहाँ पर दो व्यक्तियों को ले रहे हैं, ठीक है। बाजार में कितने उपभोक्ता हैं, दो उपभोक्ता हैं, ठीक है। मार्केट में हम दो उपभोक्ताओं की बात करेंगे, और एक उपभोक्ता का नाम है राम, दूसरे उपभोक्ता का नाम है श्याम, ठीक है। राम और श्याम बाजार में केवल दो ही उपभोक्ता हैं, ठीक ना। अब इन दोनों उपभोक्ताओं की जो मांग की सूची बनेगी, तो ये दोनों उपभोक्ता क्या है, पूरे मार्केट में यही दो हैं, तो जो इनकी मांग की अनुसूची होगी वही क्या होगी, पूरे बाजार की मांग की अनुसूची होगी, समूचे बाजार की मांग की अनुसूची होगी, है ना। तो इसलिए जो है हमने पहले से ही कल्पना किया, माना कि मार्केट में केवल दो ही उपभोक्ता हैं, और दोनों का नाम क्या है, एक राम है एक श्याम है। दोनों ही क्या करेंगे, सेब की जो है अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राओं का क्या करेंगे, ये डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। उसी की सूची यहाँ पर हम दर्शाएंगे, और ये जो सूची बनेगी वो क्या होगा, वो जो है आपका बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी, या उसको जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ, और लास्ट में क्या है, कुल बाजार मांग। कुल बाजार मांग क्या होगा, कुल बाजार मांग मतलब बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उनके द्वारा किए गए मांग, है ना, उनको जोड़ लेंगे तो कुल बाजार मांग आ जाएगा। मतलब कुल बाजार मांग, बाजार में कौन कौन है, राम और श्याम, तो राम की मांग और श्याम की मांग मात्रा दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल बाजार मांग आ जाएगा। और यही कुल बाजार मांग को ही इंडिकेट करता है कौन, बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। तो आइए इसको जो है हम कुछ आंकड़े लेकर आप समझते हैं। यहाँ पर भी हम डिफरेंट कीमत लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी हम कुल
5 तरह की कीमतों को यहाँ पर भी हम लेंगे। जैसे आपने व्यक्तिगत में लिया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लेकर जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया और ये आपका हो गया 5। ठीक, आइए अब इसमें हम जो है कल्पित जो है कीमतें ले रहे हैं। मान लीजिए वही जो हमने वहां पे लिया था वही कीमतें यहां पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका पहले 10 रुपये है, फिर हमने घटा के 8 कर दिया, फिर घटा के 6 कर दिया, फिर घटा कर 4 कर दिया, फिर घटा कर 2। ऐसे हम जो कीमतें लिख रहे हैं ये किसी सीक्वेंस में होना चाहिए, या तो घटते क्रम में होना चाहिए तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि या तो कीमतें क्या होगी, कम होंगी, कम होती हुई कीमतों का विभिन्न मात्रा दिखाएंगे, या तो बढ़ती हुई कीमतों का विभिन्न मात्रा में दिखाएंगे। जब कीमतें बढ़ती हुई दिखाएंगे, घटती हुई दिखाएंगे तो मार्क क्या होगा, बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और जब कीमतें जो है आपकी बढ़ती हुई दिखेंगी तब मार्क घटता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे घटता हुआ दिखाया, आप बढ़ता हुआ भी दिखा सकते हैं। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 10 लिखिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा जब करेंगे तो मार्क क्या होगा, मार्क चूंकि कीमतें यहाँ बढ़ेंगी तो मार्क क्या होगा, मार्क जो है आपका घटता हुआ होगा। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, घटता हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये घटता हुआ है, इसलिए मार्क क्या होगा, आप जो भी मार्क की मात्रा यहाँ पे कल्पित आंकड़ों में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो बढ़ता हुआ लिखेंगे, ना कि घटता हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए राम की सेब की मांग वही रखेंगे जो व्यक्तिगत बाजार में था। चूंकि क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। बाजार मांग अनुसूची क्या है, बाजार मांग अनुसूची जो होता है, एक प्रकार से इसको हम और भी परिभाषित कर सकते हैं। बाजार मांग अनुसूची क्या होता है, वह व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग होता है। ये भी आप कर सकते हैं। यहां तक आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कीमतें हैं, यहां तक कर देंगे तो ये राम की व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो जाएगी। इसको हटा दीजिए, राम को हटा दीजिए, राम की जगह श्याम को रख दीजिए, तो इन कीमतों पर श्याम की मांग को रखेंगे तो ये श्याम की व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो जाएगी। और राम श्याम 2 ही लोग हैं मार्केट में, तो राम की व्यक्तिगत अनुसूची और श्याम की व्यक्तिगत अनुसूची को मिलाकर क्या बन जाएगा, बाजार मांग अनुसूची बन जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम विभिन्न जो व्यक्तिगत अनुसूचियां हैं उनको मिलाकर हम क्या करेंगे, बाजार मांग अनुसूची बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ राम की जो है क्या करेंगे, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाएंगे। तो राम जो है किस तरह से जो है डिमांड करता था इन कीमतों पर, अभी हमने पीछे बनाया, ध्यान करिए उसको। 10 जब कीमतें थी तो कितना मांग करता था, मान लीजिए जो है वो करता था कितना, 4 kg, 6 kg है ना। 8 है तो कितना करता था, 6 करता था, फिर 10, फिर 14, फिर 20। इस तरीके से ये राम की क्या हो गई, व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। अब इसी तरीके से क्या करेगा, श्याम की भी व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी। ठीक है, तो श्याम की जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी 2, 4, 8, 12, 16। अब जो इसकी मांग अनुसूची होगी, इसकी जो होगी, दोनों में क्या होगा, थोड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक ही अलग अलग कीमतों पर एक ही जैसा मांग नहीं करेगा। जैसे मैं सेब खरीदूंगा तो हो सकता है मैं जो कीमत मार्केट में हो उस कीमत पर जो है, मान लीजिए 50 रुपये किलो सेब है, तो हो सकता है मैं उसको जो है 2 किलो ले लूँ, और मेरे बगल में जो खड़ा कस्टमर है वो भी सेब खरीदने गया है, हो सकता है वो 50 रुपये पर ही आधा किलो सेब खरीदे। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति वो 1 पाव ही खरीदे। हो सकता है और व्यक्ति जो चौथा है वो जो है उसको 3 किलो खरीदे, 4 किलो खरीदे। तो कीमतें जो है एक कीमत पर अलग अलग मात्राएं। तो एक कीमत पर 10 रुपये किलो के हिसाब से राम कितना मांग कर रहा है, सेब की 4 किलो कर रहा है ना। जबकि श्याम कितना मांग कर रहा है, 10 रुपये के हिसाब से वो 2 किलोग्राम कर रहा है। ठीक ना, अंतर है ना। इसी तरीके से 8 किलोग्राम पर 8 रुपये प्रति किलोग्राम पर रेट से जो है ये कितना सेव कर रहा है, 6 किलो, और ये कितना कर रहा है, 4 किलो, है ना। यहाँ पर 6 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से देखा जाए तो ये 10 किलो खरीद रहा है, ये कितना खरीद रहा है, 8 किलो खरीद रहा है। 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राम 14 किलोग्राम सेब की डिमांड कर रहा है, और ये जो है श्याम 12 किलोग्राम कर रहा है।
है ना। और 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये 20 किलोग्राम कर रहा है, ये 16 किलोग्राम कर रहा है। इस तरीके से ये राम की व्यक्तिगत अनुसूची अलग है, ये श्याम की व्यक्तिगत अनुसूची माघ की अलग है, ठीक है ना। हालांकि हमने क्या कहा आपको, यहाँ पे हमने चूंकि कल्पित आंकड़े लिए हैं, बाकी 2 रुपये किलो सेब कहाँ मिलने वाला है ना। आपको जो है 4 रुपये किलो, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये किलो सेब कहाँ मिलने वाला है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने क्या किया, आपको समझने के लिए जो है यहाँ पर एक कल्पित आंकड़ों के द्वारा हमने यहाँ पे इसकी मात्राएं लिखी हैं, ठीक है। अब इन जो है व्यक्तिगत माघ अनुसूची के द्वारा हम कुल बाजार समूचे बाजार की मांग को निकालेंगे और बाजार मांग अनुसूची को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि दोनों व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब राम के द्वारा 10 रुपये के हिसाब से राम के द्वारा 4 किलोग्राम मांगा गया और इसके हिसाब से 2, इस प्रकार से कुल कितना मांग किया गया, 10 रुपये के हिसाब से कुल 6 किलोग्राम का कुल बाजार की मांग हुई। बाजार की मांग कितनी हुई, 6 किलोग्राम। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 + 4 कुल कितना मार्क किया गया बाजार का, समूचे बाजार की मार्क 10 हो गई। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 किलोग्राम है, तो कुल बाजार की मार्क कितनी हो गई, 18 किलोग्राम हो गई। ये कितना है, 14 है। ये कितना है, श्याम के द्वारा 12 किलोग्राम, तो कुल बाजार की मार्क कितनी हो गई, 4 2 6 1 1 2 26 किलोग्राम हो गई। इस तरीके से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से राम का जो सेब की मांग है वो 20 किलोग्राम है और श्याम की मांग कितनी है, वह 16 किलोग्राम है। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका 36 किलोग्राम ये 2 रुपये के हिसाब से बाजार की क्या हो गई, मांग हो गई, समूची बाजार की मांग हो गई, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, ये आपकी ये जो संपूर्ण आपकी सारणी है या आपका टेबल है या आपका शेड्यूल है, अनुसूची है, यही अनुसूची यही शेड्यूल जो है बाजार मांग अनुसूची कहलाती है, या ये अनुसूची बाजार मांग अनुसूची को रिप्रेजेंट करता है, इसको दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, ये आप लोग को अभी हमने आपको बताया ही, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों को मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, बाजार मांग अनुसूची, बाजार की विभिन्न बाजार की समूचे बाजार की मांग को यहाँ पे दिखाया गया। तो परिभाषा के हिसाब से देखिए इसको, किसी समय विशेष में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, देखिए किसी वस्तु यहाँ सेब है, इसकी विभिन्न कीमतों पर 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये और 2 रुपये प्रति किलोग्राम के अलग अलग रेट पर, है ना। समूचे बाजार की मांग को, समूचे बाजार की मांग यहाँ पर दिख रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से समूचे बाजार की मांग कितनी है, 6 है। यहाँ पर 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से समूचे बाजार की मांग कितनी है, 10 किलोग्राम है। 6 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 18 किलोग्राम कुल मांग है। 4 के हिसाब से 26 किलोग्राम कुल मांग है। 2 रुपये के हिसाब से कुल 36 किलोग्राम कुल जो है समूचे बाजार की मांग है। तो ये जो है देखिए मांग को बताने वाली अनुसूची को ही बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। इसको बताने वाली अनुसूची जो होगी इसी को हम क्या कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये पूरा जो है आपका बाजार मांग अनुसूची है। इसमें आप देख रहे हैं सीक्वेंस वही है कि कीमतें घट रही हैं तो मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आपको ये हमारे टॉपिक में से जो पहला यहाँ पर है मांग अनुसूची, ये डिमांड शेड्यूल के बारे में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है ना। अब हम आगे जो है इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि मांग वक्र क्या होता है, ठीक। आइए अब हम लोग जो है मांग वक्र के बारे में समझते हैं कि मांग वक्र क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। मांग वक्र की यदि हम बात करें तो मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन है। मांग वक्र क्या है, मांग अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी हमने मांग अनुसूची पढ़ी, डिमांड शेड्यूल अभी पढ़ा, एक सारणी तालिका, तो जो सारणी या तालिका जो कि विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को दिखाता है,
वस्तु की। तो वही जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल को जब हम क्या करते हैं, रेखा चित्र के रूप में उसको बना, उसी शेड्यूल को जब हम रेखा चित्र के रूप में दर्शा देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, तो ये प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रेखीय प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, माग वक्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें, इसी को हम दूसरे शब्दों में समझें, तो माग वक्र क्या होता है। माग वक्र की यदि हम बात करें तो माग वक्र जो है वह किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं तथा संबंधित कीमतों का रेखीय प्रदर्शन कहलाता है, चित्रीय प्रदर्शन कहलाता है। यानी माग वक्र वह वक्र होता है जिस पर क्या होता है, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं और उसकी कीमतों को दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी माग वक्र क्या करता है, वह दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। किसको दर्शाता है, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है, ठीक ना। तो एक प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से आप देखेंगे कि यह माग वक्र क्या है, यह माग अनुसूची को, है ना, इसका क्या है, एक रेखीय प्रदर्शन है, चित्रीय प्रदर्शन है। यानी इसी अनुसूची को जब हम चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा बनाते हैं तो क्या बन जाता है, माग वक्र बन जाता है। इसी को हम माग वक्र कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से माग अनुसूची दो प्रकार की होती है, उसी प्रकार से माग वक्र भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। माग वक्र भी दो प्रकार का होता है और डिमांड कर्व जो है आपका, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक का नाम है व्यक्तिगत माग वक्र और दूसरा है बाजार माग वक्र। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चूंकि माग अनुसूची का ही रेखीय प्रदर्शन माग वक्र कहलाता है, इसलिए चूंकि ये माग अनुसूची जो है ये दो प्रकार का होता है, जब ये दो प्रकार का होता है तो दो प्रकार का रेखीय प्रदर्शन भी होगा, है ना। इसलिए जो है माग अनुसूची के दो प्रकार होने के कारण माग वक्र भी कितने प्रकार का होता है, यहां वक्र शब्द रहेगा। माग वक्र भी कितने प्रकार का होगा, ये भी दो प्रकार का होता है। और एक जो है पहला आपका व्यक्तिगत माग वक्र होगा, दूसरा जो है बाजार माग वक्र होगा। आइए हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत माग वक्र क्या होता है। अब व्यक्तिगत माग वक्र क्या है, व्यक्तिगत माग वक्र जो है किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं का, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्राओं का जो रेखीय प्रदर्शन होता है, चित्रीय प्रदर्शन होता है, उसी को हम व्यक्तिगत माग वक्र कहते हैं। अर्थात इसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है, तो उन कीमतों और मांग को दर्शाने वाली जो रेखा चित्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत माग वक्र कहते हैं। यानी व्यक्तिगत माग वक्र एक बार से कहिए, ये जो है व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की जो है कीमत और उसकी मांग को दर्शाने वाला वक्र होता है। या एक सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत माग वक्र क्या होता है, इस तरीके से इसको भी परिभाषित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत माग वक्र व्यक्तिगत माग अनुसूची, व्यक्तिगत माग अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन है। जैसे इसको हमने परिभाषित किया, माग वक्र क्या है, माग अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन है। उसी प्रकार से व्यक्तिगत माग वक्र क्या है, व्यक्तिगत माग अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन है।
और व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची क्या बताता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं की जो सूची है उसका जो रेखीय प्रदर्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत मार्ग वक्र कहते हैं। आइए हम व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची की सहायता से ही, चूंकि इसी का रेखा चित्र जो है या चित्रीय प्रदर्शन जो है व्यक्तिगत मार्ग वक्र होता है, तो आइए हम लोग जो है व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची के सहायता से हम व्यक्तिगत मार्ग वक्र का जो है क्या करेंगे, निरूपण करेंगे, इसको बनाएंगे, रेखा चित्र के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है मार्ग वक्र का निरूपण करते हैं, कैसे मार्ग वक्र हम बनाएंगे। तो आइए इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे, इस तरीके से 2 अक्ष लेंगे, ये मूल बिंदु हो गया। एक्स अक्ष पर जो है डिमांड होगा, मांग होगा, और वाई अक्ष पर क्या होगा, प्राइस होगा, कीमत होगा। क्योंकि मार्ग वक्र क्या करता है, कीमत और मांग की मात्राओं को प्रदर्शित करता है ना, विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांगों को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस तरीके से जो है मार्ग वक्र को जो है हम यहाँ पे एक तरफ जो है नीचे क्या लिखेंगे, हम डिमांड को लिखेंगे या वस्तु की मात्रा, है ना, या यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु क्या है, वस्तु चूंकि जो है सेब है तो आप सेब शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेब की मांग। अब सेब की मांग है ये, और यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर, सेब की कीमत, सेब की कीमत। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, आप सेब की मांग और सेब की कीमत, यहाँ पर आप सेब की मांग की जगह आप सेब की मात्रा भी लिख सकते थे, मात्रा, मांग की जगह आप मात्रा का प्रयोग कर सकते थे, या मांग की मात्रा का प्रयोग कर सकते थे, या केवल मांग शब्द लिख सकते थे, है ना। यानी कुल मिलाकर ये डिमांड से ही रिलेटेड है, कितनी मात्रा मांगी गई है ना, वो यहाँ पे दर्शाई जाती है। यहाँ पर जो है सेब की कीमत या केवल कीमत आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप याद करिए, चूंकि मैंने आपको बताया व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची की सहायता से ये बनाया जाता है, तो व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची याद कर लीजिए, जो सूची 1 हमने बनाई थी, है ना, व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची, उसी की सहायता से हम यहाँ पे मार्ग वक्र बना सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखिए कीमतें क्या थी, 10, 8, 6, 4, 2 ऐसे थी, मतलब 2 से लेकर 10 तक। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पर कीमत ले सकते हैं आप बराबर दूरी पर, है ना, इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 करके, है ना, और भी ले लीजिए, 12 कर लीजिए, या 10 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, यहाँ पर आप, यहाँ पर सेब की मांग थी। अब जो सेब की मांग थी वो कितनी थी, वो 4 से शुरू हुई थी, कहाँ तक, 20 तक, है ना। यदि आप 2-2 का कॉलम बनाएंगे तो 20 तक बन जाएगा, मतलब 10 खाने बनेंगे, तो आप 2-2 का बना सकते हैं, या 4-4 का भी बना सकते हैं, है ना, 4, 8 करके तो 5 खाने बनेंगे, जैसे ही आपकी इच्छा, 4-4 करके भी बना सकते हैं, और 2-2 करके, मान लीजिए हम 2-2 करके बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 10 खाने बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे 2, 4, 6, पूरा 2 का टेबल पढ़ देंगे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो है रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए कि 12 पर क्या था, 2, है ना, 12 पर 2 था कि 4 था, याद करिए, 12 पर कितना था, 12 नहीं था, सॉरी, अब इसको हम लिख दिए, बार भूल रहे हैं, 12 को आप चाहे तो हटा ही दीजिए, हाँ, 12 तक दिमाग जा रहा है, लिखेंगे भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी काउंटिंग 10 से शुरू होगी ना, क्योंकि 10 तक था। कीमतें जब 10 थी तो उपभोक्ता जो है राम कर रहा था, तो राम कितना मांग कर रहा था, 4 किलोग्राम कर रहा था ना, सेब की मांग कितना कर रहा था, 4 कर रहा था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे कि ये 4 पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आयत वक्र नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बिंदु आप इंडिकेट करके बाद में इसको मिला सकते थे।
ठीक ना, हम क्योंकि बिंदुओं को मिलाकर रेखा चित्र बनाएंगे, यहाँ पे वक्र बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब 8 था तो कितना था, जब 8 था तो 8 कीमत पर 6 किलो सेब की मांग की जा रही थी। 6 पर कितना मांग की जा रही थी, 10 किलोग्राम मांग की जाती थी। 4 के रेट पर कितना मांग की गई थी, राम के द्वारा 14 किलोग्राम का किया गया था। और 2 किलो पर कितना किया गया था, 20 किलोग्राम का किया गया था। ये जो यहाँ पे कोने पे यहाँ जो बिंदु मिल रहे हैं, अब इसी को मिलाते हुए आप क्या करेंगे, एक वक्र बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको मिलाती हुई वक्र को आगे बढ़ाएंगे तो इसी का नाम क्या होगा, डीडी होगा। यही डिमांड कर्व है, मार्ग वक्र है। डीडी क्या है, मार्ग वक्र है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका आकार क्या है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, बाएं से दाएं गिरता हुआ है ना। इसका यदि आकार हम सामान्य ढंग से देखें तो इस तरीके से है, इस तरीके से है ना। जनरली आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे बनाकर आप अलग अलग बिंदुओं पे यहाँ पे अलग अलग मात्राओं को दिखा सकते हैं, इस तरीके ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ना, व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची के द्वारा आप बना सकते हैं, जैसे नंबरिंग है यहाँ पर लिख के, या फिर डायरेक्ट इसका स्वरूप बनाकर यहाँ पर आप यम M1 M2 है ना, M3 करके यहाँ P1 P2 ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, जब P था तो M है, P1 हो गया तो M1 हो गया, ऐसे OM1 ऐसे करके इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी टेबल बनी थी, व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची जो बनी थी, उसके आधार पर हमने यहाँ पर कल्पित आंकड़ों के द्वारा इसको हम बना रहे हैं। ठीक ना, इस तरीके से हमारा ये मार्ग वक्र का स्वरूप है। ठीक, अब ये मार्ग वक्र क्या दिखा रहा है, देखिए अब कि ये आप देख रहे हैं अलग अलग मार्ग और अलग अलग कीमतों को, एक ही वस्तु की, सेब की अलग अलग मार्ग और अलग अलग कीमतों को जो है ये वक्र दिखा रहा है ना। कीमतें घट रही हैं तो मार्ग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर कह लीजिए कीमतें बढ़ रही हैं तो मार्ग क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कीमत और मार्ग के बीच में विपरीत संबंध को, उल्टा संबंध को दिखाता है। क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति यानी राम के द्वारा जो है एक सेब जो है, एक वस्तु एक सेब की जो है विभिन्न कीमतों पर मार्ग को दिखाने वाला एक रेखी जो है चित्र है, रेखा चित्र है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत मार्ग वक्र कहते हैं। एक व्यक्ति के बारे में, इसलिए ये क्या मार्ग वक्र कैसा है, व्यक्तिगत मार्ग वक्र है। ठीक है, अब इसी तरीके जैसे व्यक्तिगत मार्ग वक्र है, इसी तरीके से हम इसके दूसरे मार्ग वक्र के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा मार्ग वक्र जिसको क्या कहते हैं हम, बाजार मार्ग वक्र। तो आइए हम लोग बाजार मार्ग वक्र के बारे में करते हैं। आइए हम लोग जो है यहाँ पर बाजार मार्ग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बाजार मार्ग वक्र क्या होता है, तो बाजार मार्ग वक्र वह वक्र होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समूची बाजार की मात्राओं को प्रदर्शित करता है। अर्थात बाजार मार्ग वक्र में क्या होता है, किसी एक वस्तु की, यहां पर भी बात की जाएगी, किसी एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति की मांग को नहीं प्रदर्शित करता, समुचे बाजार, संपूर्ण बाजार अर्थात सभी उपभोक्ताओं का मिलाकर, है ना, संपूर्ण बाजार का जो है मांग को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बाजार मार्ग वक्र। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि बाजार मार्ग अनुसूची का चित्रीय या रेखीय प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, बाजार मार्ग वक्र कहलाता है। या बाजार मार्ग वक्र बाजार मार्ग अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन है। या आप ये कह सकते हैं कि बाजार मार्ग अनुसूची की सहायता से ही बाजार मार्ग वक्र का जो है निर्माण होता है, इसका निरूपित करते हैं, इसको हम बना सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं निष्कर्ष के रूप में कि बाजार मार्ग वक्र जो है यह किसी एक वस्तु और उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं समुचे बाजार द्वारा जो मार्क की जाती है उसको दर्शाने वाला एक वक्र होता है ना, जो कि किसकी सहायता से हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे बाजार मार्ग अनुसूची के द्वारा। तो बाजार मार्ग अनुसूची में क्या होता है, व्यक्तिगत मार्ग अनुसूचियों का संयुक्त रूप होता है, योग होता है। यहाँ पर हम इसी तरीके से बाजार मार्ग वक्र को क्या होगा, ये भी व्यक्तिगत मार्ग वक्रों का क्या होगा, पार्श्व योग होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत मार्ग वक्र के द्वारा जो है क्या करेंगे, बाजार मार्ग वक्र का जो है निरूपण करेंगे, यहाँ पर उसका चित्रण करेंगे, ठीक है। तो घुमा फिरा कर वही चीज है, मैंने जो कहा घुमा फिरा कर वही है कि बाजार मार्ग अनुसूची की सहायता से हम बनाएंगे, या चुप कर सकते हैं कि बाजार व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची से व्यक्तिगत मार्ग वक्र बनते हैं और इनके पार्श्व योग के द्वारा जो है क्या बनेगा, आपका बाजार मार्ग वक्र बनेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर चूंकि बाजार में दो उपभोक्ता हैं, एक राम और एक श्याम, तो यहाँ पर एक जगह हम राम के द्वारा राम का मार्ग वक्र बनाएंगे और एक श्याम का, यहाँ राम का रहेगा, ठीक है, ये राम का मार्ग वक्र होगा, ठीक। इस चित्र में हम राम का मार्ग वक्र बनाएंगे और इस चित्र में हम बनाएंगे श्याम का मार्ग वक्र, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, बाजार मार्ग बनाएंगे, बाजार मार्ग वक्र, यहाँ पर रहेगा आपका बाजार मार्ग वक्र, बाजार मार्ग वक्र, ठीक है। अब व्यक्तिगत मार्ग वक्रों, व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची से, है ना, राम की व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची क्या थी, याद करिए, वहां पे क्या था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए आप कि यहां पर राम की जो मार्ग वक्र बनाएंगे, यहां पर x अक्ष पर क्या लिखेंगे, व्यक्तिगत मार्ग वक्र क्या था, x अक्ष पर मात्रा या मार्ग किसकी, सेब लिए हैं तो सेब लिख दीजिए, सेब की मार्ग, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी सेब की मार्ग, यहां पर क्या रहेगा, कीमत, सेब की कीमत, सेब की कीमत, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर भी सेब की कीमत, ठीक। अब याद करिए क्या था यहां पर आपका था, कीमतें कितनी थी, 10 तक थी, तो 2 4 6 8 और 10, है ना। यहां पर 10 अच्छे से लिख लीजिए, 10, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर हम जो है 20 तक के आंकड़े थे। अब यहाँ पर हम चूंकि चित्र बड़ा है, 3 3 बनाना है, तो हमने 4 4 का आंकड़ा लिया, 4 4 को 1 माना, 4 किलोग्राम को 1 मान लिया, तो 4 8 12 16 18 कितने में भाई, 1 2 3 4 5, 4 8 12 16 18, 18 कहाँ हो गया, 20 हो जाएगा ना, सभी तो कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 पंजा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यहाँ पर 20 20 हो जाएगा, ठीक। ये x अक्ष है। अब देखिए मार्ग वक्र निरूपण कैसे करेंगे, यहाँ पर वही चीज है, 10 पे कितना था, 4 था, तो 10 पे 4, ठीक है। 8 के रेट से कितना था मार्ग, 10 था। अब देखिए 10 इसमें है नहीं, तो 10 कहाँ पे मिलेगा, 8 और 12 के बीच में, क्योंकि 8 और 12 का औसत निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 12 मतलब 4 है, 4 का औसत 2, 8 2 10 2, है ना, यहाँ पे 2 यानी बीचों बीच, यहाँ पे 10 मिलेगा। इस तरीके से 8 पर जो है कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर आएंगे 10। 6 पर कितना था,
6 पर था आपका 14 था, 14 कहाँ मिलेगा? 12 और 16 के बीच में, इस तरीके से। 4 पे कितना था? 4 6, गलत हो गया ना। 8 पे कितना था? 8 पर आपका था 8 पर आपका था 6, 6 कहाँ मिलेगा? 4 और 8 के बीच में, 8 पर आपका था 6, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और 6 पे कितना था? 6 पे था आपका 14, नहीं 10 था, 6 पर 10, तो 6 पे कितना बना लेंगे? 10 बना लेंगे। 4 पे कितना था? 14 था, 14 कहाँ पे है? यहाँ पर है। 2 पे कितना था? 20, 20 कहाँ पे? यहाँ पे। इस तरीके से इन किनारे के बिंदुओं को क्या करेंगे? मिलाते हुए वक्र को बनाएंगे। इस तरीके से, जैसे वहाँ पे बनाए थे वैसे ही यहाँ पे बनाना है। जैसे व्यक्तिगत मार्ग वक्र बनाए थे वैसे ही बनाना है। ये आपका नामकरण कर दीजिए, D1 D1 कर दीजिए। ये D1 D1 राम का मार्ग वक्र है, ठीक है। ये राम का मार्ग वक्र हो गया। ऐसे ही हम श्याम का बनाएंगे। श्याम के लिए भी वही रहेगा, यहाँ पे 2 4 6 8 10, यहाँ पे क्या रहेगा? 4 4 का आंकड़ा यहाँ भी लेंगे, 4 8 12 16 और 20। यहाँ पर 10 से कितना था? याद करिए, 2 था केवल, 10 पर 2 था, तो 2 कहाँ पे आएगा? 4 और 0 के भी बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर 8 पर कितना था? 8 पर था 4, तो 8 पर आप खींचेंगे 4, 4 पे ले जाएंगे। फिर 6 पे कितना था? 8 था, 8 पे खींच देंगे। 4 पे कितना था? 12 था, 12 खींच देंगे। और 2 पे कितना था? 16, 16 खींच देंगे, है ना। इस तरीके से ये वक्र था। यहाँ पर इस किनारे के बिंदुओं को मिला दीजिए। ये श्याम का जो व्यक्तिगत मार्ग अनुसूची है ना, श्याम की जो व्यक्तिगत मार्ग किसमें मिलेगा? ये बाजार मार्ग अनुसूची बना रहे हैं उसकी सहायता से, उसमें था ना, उसकी सहायता से हम यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से इन बिंदुओं को मिलाती हुई आप रेखा बनाएंगे यहाँ पे, या वक्र बनाएंगे, तो ये वक्र क्या कहलाएगा? ये मार्ग वक्र, ये भी व्यक्तिगत मार्ग वक्र होगा। किसका होगा? ये श्याम का होगा। इसका नाम आप D2 D2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है? यहाँ पर बाजार मार्ग वक्र बनाना है। यहाँ पर भी आपका 2 4 6 8 10 करेंगे, 2 4 6 8 10। यहाँ क्या होगा? वस्तु की कीमत, यानी सेब की कीमत होगी यहाँ पर ना, सेब की कीमत, ठीक है, सेब की कीमत होगी। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सेब की मात्रा या सेब की मांग जो भी है ना, सेब की मांग। अब यहाँ जो सेब की मांग है ये क्या है? इसको आप समूचे बाजार की मांग कर सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? समूचे बाजार की मांग, या केवल बाजार की मांग लिख सकते हैं, बाजार, बाजार की मांग, ठीक ना। ये समूचे बाजार की सेब की मांग है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो समूचे बाजार की मांग की याद करिए, उसमें मिनिमम कहाँ शुरू हुआ था? 6 से, 4 और 2, 4 और 2 6, 6 से शुरू हुआ था। कहाँ तक शुरू हुआ था? शुरू हुआ था, लास्ट हुआ था आपका 20 और 16 36 तक, है ना। तो आपका 36 तक है, 2 से शुरू हुआ था। यहाँ भी आप 4 4 का बनाएंगे तो 4 9 36, 9 खाने बनेंगे। तो यहाँ पे 4 4 बना दीजिए आप, 4 8 12 16 20 24 28 30, सॉरी यहाँ पर 32 हो जाएगा। 4 8 32 होता है, 4 8 32 32, और यहाँ क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। आज जल्दी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, याद करिए जल्दी जल्दी। आपका जो मार्ग अनुसूची थी, मार्ग अनुसूची कौन सी? बाजार वाली मार्ग अनुसूची। याद है आपको बाजार मार्ग अनुसूची कैसे बनी थी? बाजार मार्ग अनुसूची के लिए जो है आपने क्या किया था, वहाँ पर आपने इसको ज्वाइंट करके बनाया था, है ना, इसको ज्वाइंट करके। अब नहीं याद है तो यहाँ ज्वाइंट करके भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ 4 2 4 और 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 पर कितना होगा? 6 होगा। 6 कहाँ मिलेगा? 4 और 8 के बीच में, यहाँ मिलेगा 6, है ना। इस तरीके से यहाँ पर आप बनाएंगे 6 पर। फिर
8 पर कितना था, 8 पर यहाँ देखिए आपका है 6 और यहाँ पर कितना है 4, 6 4 10, यहाँ पे कितना होगा 10, 10 वाला भी नहीं है तो 10 वाला भी कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम 10 वाला बनाएंगे, 8 पर 10, 6 पर कितना बनेगा देखिए, 6 पर यहाँ कितना है देखिए, ये 10 है, यहाँ 6 पे कितना है 8, 10 8 18, 18 कहाँ पे है 16 और 20 के बीच में। इस तरीके से हम 16 और 20 के बीच बनाएंगे। 4 पर कितना आएगा देखिए, 4 पर आप देखिए ध्यान दीजिए, 4 पर यहाँ पे है 14 और यहाँ पर कितना है 12, 14 12 26 होता है, 26 कहाँ मिलेगा 24 और इसके बीच में 28 के, इस तरीके से यहाँ पर आएगा, है ना। और इस तरीके से लास्ट में आपका 2 पर कितना आएगा तो 36 आएगा, है ना। यहाँ पर 20 और 16 36, 20 है और 16 36 है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ठीक। अब इन जो किनारे के ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको आप मिलाते हुए क्या करेंगे, वक्र बना देंगे। ये वक्र आपका इस तरीके से, ठीक है। स्केल से बनाना है आपको, स्केल से इस तरीके से मिलाते हुए जो है सीधा जो है वक्र बनाएंगे आप इस तरीके से। ये वक्र है, इसका नाम क्या हो जाएगा डी, इसका नाम हमने क्या कर दिया डी। अब यहां पर आप देखिए ये आपका यही बाजार मार्ग वक्र है। ये बाजार मार्ग वक्र कैसे बना, व्यक्तिगत मार्ग वक्रों के पार्श्व योग से D1 और D2 को मिलाकर क्या बन गया डी बन गया, है ना। इस तरीके से ये बाजार मार्ग वक्र जो है आपका रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समुचे बाजार के मार्ग को रिप्रेजेंट करता है उस वस्तु की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने आपको मार्ग अनुसूची और मार्ग वक्र के बारे में, जिसमें दोनों तरह के मार्ग वक्रों के बारे में बताया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बतानी है कि मार्ग वक्र की कुछ अजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं होते हैं, तो उस पर भी जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं। मार्ग वक्र की मान्यताएं क्या होती हैं, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं मार्ग वक्र की कुछ मान्यताएं हैं जिस पर मार्ग वक्र जो है आधारित है। तो पहला है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ आय जो है वो किसकी है, उपभोक्ता की है ना। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं, यानी फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। रुचि अधिमान, यहाँ पर भी उपभोक्ता की बात की जा रही है, उपभोक्ता की, है ना। उपभोक्ता की रुचि और अधिमान में भी कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, फिक्स है। यानी उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान में कोई चेंजिंग नहीं होता, अर्थात ये सब पहले से ही मान लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य वस्तुएं जिसमें उपभोक्ता रुचि रखता है। अन्य वस्तुएं, इससे रिलेटेड अन्य वस्तुएं जिसमें उपभोक्ता क्या करता है, रुचि रखता है, उसकी भी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं, प्राइसेस में कोई परिवर्तन नहीं, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। और लास्ट इसका जो है मानता है कि डीडी जो है, डिमांड कर्व जो होता है, यह एक स्थिर स्थिति को बताता है। इस प्रकार से ये कुछ मान्यताएं हैं जिस पर आधारित ये आपका मार्ग वक्र है। तो बस आज का हमारा जो है टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको मार्ग अनुसूची और मार्ग वक्र के बारे में विस्तार में चर्चा किया। तो आज इतना ही, दैट्स ऑल।